नमस्कार बच्चों। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का चैप्टर 5 भारत के क्रांतिवीर। तो बच्चों हम आज पढ़ाई करेंगे भारत के क्रांतिवीर के बारे में जानेंगे। आज शहीद दिन होने से वृंदा के स्कूल में दी लीजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म दिखलाई जाने वाली थी। वर्गखंड में प्रवेश करते ही वर्ग शिक्षक एक शेर बोलने लगे। तो बच्चों आज शहीद दिन होने से वृंदा के स्कूल में क्या दिखाई देने वाला था। तो दी लीजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म दिखलाई जाने वाली थी और वर्ग खंड में प्रवेश करते ही वर्ग शिक्षक एक शेर बोलने लगे। तो बच्चों यहाँ पर शेर दिया गया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। तो बच्चों यहाँ पे बहुत अच्छी ये जो दो पंक्तियाँ दी गई है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यानी कि सरफरोशी की तमन्ना कहाँ पर है? दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है कि जोर कितना है बाजुए कातिल में, जैसे कि हमारे हाथ में, और वो हम सक्षम है। तो बच्चों हम देखेंगे कि ये पंक्तियाँ बोलने के बाद वर्ग शिक्षक भारत के वीर क्रांतियों के बारे में कहने लगते हैं। ये पंक्तियाँ बोलते ही वर्ग शिक्षक भारत में जो क्रांतिवीर हो गए हैं उसके बारे में समझाते हैं। हमारे देश के स्वराज संघर्ष की लंबी यात्रा में अनेक नामी अनामी क्या हुए, शहीद हो गए हैं। यानी कि हमारे देश में स्वराज संघर्ष यानी कि स्वराज प्राप्त करने के लिए उसमें संघर्ष में साथ देने वाले की लंबी यात्रा में उसके नामी अनामी शहीद हो गए थे। 1857 के स्वतंत्र संग्राम के बाद देश में अंग्रेज सरकार के सामने व्यक्तिगत रूप से या संगठन बनाकर शस्त्र उठाने वाले वीरों की वीरता की कथाओं और कहानियों को आज गर्व से याद किया जाता है। तो बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे कि 1857 के स्वतंत्र संग्राम के बाद देखें को देश में अंग्रेज सरकार के सामने व्यक्तिगत रूप से या संगठन यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर जो संगठन जिसे क्या कहते हैं संगठन बनाकर शस्त्र उठाने वाले वीरों की वीरता की कथाओं यानी कि कहानियाँ को आज गर्व से याद किया जाता है। जिन युवक ने वीरतापूर्वक हथियार उठाए उन्हें हमारे देश के इतिहास में क्रांतिकारी के रूप से पहचाने जाते हैं। यानी कि बच्चों जिन युवकों वीरतापूर्वक अपनी इच्छा अनुसार हथियार उठाए थे उन्हें हमारे देश के इतिहास में क्रांतिकारी रूप में पहचाना जाता है। उनकी प्रवृत्तियों को क्रांतिकारी प्रवृत्तियों माना जाता है। इन प्रवृत्तियों में कौन कौन से लोग शामिल थे? तो शिक्षित वर्ग, अशिक्षित वर्ग, राजघराने के लोग और सामान्य लोग ने भी इसमें भाग लिया था। भारत के सभी भागों में क्रम या अधिक प्रमाण में क्रांतिकारी प्रवृत्ति जल्दी या देर से शुरू हो गई थी। यानी कि बच्चों भारत के सभी भागों में देखें तो कम या अधिक प्रमाण में क्रांतिकारी प्रवृत्ति जल्दी शुरू हो चुकी थी। महाराष्ट्र में इस क्रांतिकारी के प्रणेता और क्रांतिकारी प्रवृत्ति के प्रथम शहीद कौन थे? वासुदेव बलवंत फडके थे। तो बच्चों ये वाला आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र में किन क्रांतिकारी के प्रणेता और क्रांतिकारी प्रवृत्तियों के प्रथम शहीद कौन थे? तो कौन सा आएगा बच्चों? वासुदेव बलवंत फडके थे। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे ते चिनगारी
5.1 की तस्वीर आप देख सकते हैं, क्रांतिकारी की मशाल है। ये आप देख सकते हैं, ये हाथ में पकड़े हुए ये जलती हुई मशाल है। क्रांतिकारी मशाल। चिनगारी। मालिक तेरी रजा रहे तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक है तन में जान रगों में है लहू रहे, तेरा हो जिक्र या तेरी हो जुस्तजू रहे। तो ये पंक्ति किसने लिखी है? राम प्रसाद बिस्मिल्लाह। मालिक तेरी रजा रहे, यानी कि भगवान को प्रे कर रही है कि मालिक तेरी रजा रहे और सर्व में तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूँ बाकी मैं न रहूँ, न मेरी आरजू रहे और मेरी कोई आरजू भी नहीं है, जब तक है तन में जान, जब तक मेरी मुझ में जान है, रगो में रहे लो लो, यानी कि रगो रगो यानी कि आप नसों देखते हैं, नसों में रहे लहू, लहू यानी कि क्या होता है? लोही। तेरा हो जिक्र या तेरी ही जुस्तजू, तेरा जिक्र हो और तेरी ही जुस्तजू रहे। तो बच्चों हम वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में पढ़ाई करेंगे। भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्ति के सर्वप्रथम शुरुआत करने वाले वासुदेव बलवंत फड़के थे। तो बच्चों भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्ति की सर्वप्रथम शुरुआत करने वाले कौन थे? तो वासुदेव बलवंत फड़के। 5.2 में आप तस्वीर देख सकते हैं, वे पूना में नौकरी करते थे। वे कहाँ पर नौकरी करते थे? पूना में। अंग्रेजी सरकार ने अन्यायी त्रास से उबलकर वासुदेव बलवंत फड़के ने नौकरी छोड़ दिया। यानी कि बच्चों अंग्रेज सरकार के अन्यायी त्रास को सहकर वासुदेव बलवंत फड़के ने नौकरी छोड़ दी थी। देश को गुलामी में से मुक्त न करवा दूं तब तक मस्तक पे क्या नहीं करूँगा, चंदन न लगाने का तथा बाल न कटवाने की प्रतिज्ञा ली थी। यानी कि बलवंत फड़के ने देश को जब तक गुलामी में से मैं मुक्त नहीं कराऊंगा तब तक मस्तक पर क्या नहीं करूँगा? तिलक। तिलक यानी कि चंदन न लगाने तथा बाल न कटवाने की उसने प्रतिज्ञा ली थी। वासुदेव बलवंत फड़के ने अंग्रेज सरकार के सामने देशव्यापी शस्त्र संगठन को गुप्त योजना बनाई थी। तो बच्चों हम देखेंगे कि अंग्रेज सरकार ने वासुदेव बलवंत फड़के के लिए 4,000 रुपये का इनाम रखा गया था। यानी कि अंग्रेज सरकार ने वासुदेव बलवंत फड़के को पकड़ने के लिए कितना हजार का इनाम रखा गया था? 4,000 का इनाम। वासुदेव बलवंत फड़के अंग्रेज स्थानों पर हमला करने, सरकारी खजानों को लूटने, बंदूक चलाने का प्रशिक्षण देते। अंग्रेज सरकार वासुदेव बलवंत फड़के को क्रांतिकारी प्रवृत्तियों से चौंक उठी थी। उनको किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। तो बच्चों अंग्रेज सरकार ने वासुदेव बलवंत फड़के के लिए 4,000 का इनाम रखा गया था और वासुदेव बलवंत फड़के अंग्रेज स्थानों पर हमला करवाते थे, सरकारी खजानों को लूटने की और बंदूकें चलाने का प्रशिक्षण देते थे और अंग्रेज स्थानों पर प्रशिक्षण देते थे। अंग्रेज सरकार वासुदेव बलवंत फड़के की जानकारी प्रवृत्तियों से धीरे धीरे चौंक उठे थे। उनको किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करने का अंग्रेज सरकार ने आदेश दे दिया था। तो बच्चों हम देखेंगे वीर सावरकर। वीर सावरकर का जन्म कब हुआ था? 28 मई 1883 के दिन महाराष्ट्र में नासिक जिले में भगूर गांव में हुआ था। तो बच्चों वीर सावरकर का जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो ये वाला आपको प्रश्न पूछा जा सकता हो। तो जन्म कब हुआ था? 28 मई 1883 में के दिन महाराष्ट्र में नासिक जिले के भगूर गांव में हुआ था। तो बच्चों लाइन कर सकते हो। बचपन से ही वे क्रांतिकारी विचार रखते थे, यानी कि वो जब छोटे थे तभी क्रांतिकारी विचार रखते थे। इन्होंने मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की। तो बच्चों ये वाला भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना किसे की थी? और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वीर सावरकर ने कौन सी संस्था की स्थापना की? तो कौन सी आएगी? मित्र मेला आएगी। तो बाद में अभिनव भारती नाम से वो प्रसिद्ध हुई। यानी कि मित्र मेला जो संस्था प्रसिद्ध स्थापना की
वो बाद में अभिनव भारती नाम से प्रसिद्ध हुई। इस संस्था का उद्देश्य शस्त्र क्रांति द्वारा भारत में से अंग्रेज शासन का अंत लाना था। तो बच्चों, ये जो मित्र मेला थी और अभिनव भारती नाम से प्रसिद्ध हुई संस्थाएं थी, उसका उद्देश्य मात्र कितना था? को क्रांतिकारी भारत में अंग्रेज शासन का अंत लाना ही था। वीर सावरकर ने भारत में विदेशी कपड़े की सर्वप्रथम होली जलाई थी, यानी कि वीर सावरकर ने भारत में विदेशी कपड़े की होली सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले जलाई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा की संस्था में से शिष्यवृत्ति प्राप्त करके उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए। तो 5.3 में वीर सावरकर की आप तस्वीर देख सकते हो। वीर सावरकर ने 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम नामक पुस्तक लिखी थी। तो बच्चों, ये वाला प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वीर सावरकर ने ईस्वी सन 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम नामक पुस्तक लिखा था। तो बच्चों, लाइन कर सकते हो। वो प्रकाशित होने के पहले ही प्रतिबद्ध होने वाली विश्व की प्रथम पुस्तिका थी, यानी कि वो 1857 की जो बुक लिखी गई थी, पुस्तक लिखी गई थी, तो उस प्रकाशित यानी कि प्रसिद्ध होने से पहले ही उस पर क्या लगाया गया था? प्रतिबंध, यानी कि बैन लगाया गया था। होने वाली विश्व की प्रथम पुस्तिका थी। अंग्रेज अफसर की हत्या में प्रयोग की गई पिस्तौल के अपराध में उन्हें अदालत में केस चलाया गया, यानी कि अंग्रेज अफसर की हत्या में और प्रयोग की गई पिस्तौल के अपराध में उन्हें कैद कर लिया गया था। आजीवन काला पानी की सजा होने से इन्हें अंदमान जेल में भेज दिया गया था, यानी कि आजीवन काला पानी की सजा इन्हें कहाँ पर भेजा गया था? अंदमान जेल में भेजा गया था। तबीयत खराब होने से भारत में इन्हें नजर कैद रखा गया, यानी कि वहीं पर क्या होती है? उसकी तबीयत खराब हो जाने से उन्हें भारत में ही नजर के रखा गया। 26 जनवरी 1966 में वीर सावरकर की मृत्यु हुई। तो बच्चों, ये वाला भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि 26 फरवरी 1966 में वीर सावरकर की मृत्यु हुई थी। तो बच्चों, हम देखेंगे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के मोहबनी गांव में 3/12/1889 के दिन हुआ था। तो बच्चों, ये वाला प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? बंगाल के मेदिनीपुर जिले में मोहबनी गांव में 3/12/1889 के दिन हुआ था। बचपन में ही अपने माता पिता की छत्रछाया खो दी थी, यानी कि वो जब बहुत छोटे थे तब से ही माता पिता की छत्रछाया न रही थी। सत्येन बाबू नामक शिक्षक ने उन्हें क्रांतिकारी की दीक्षा प्रदान की, यानी कि सत्येन बाबू नामक कौन थे? शिक्षक थे। उन्होंने क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को दीक्षा प्रदान किया। खुदीराम ने असहयोग आंदोलन में भाग लेकर स्वदेशी कपड़े की होली जलाई, यानी कि खुदीराम बोस ने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था और भाग लेकर उसने विदेशी कपड़े की होली भी जलाई थी। खुदीराम गंगा के पानी में डुबकी लगाकर नमक लेकर गुजरने वाले नावों को क्या करते थे? डुबा देते थे। तो बच्चों, गंगा में आते हुए पानी में डुबकी लगाकर नमक लेकर गुजरने वाली जो नावें होती है वो डुबा देने का कार्य करते थे। इसी तरह नमक के अन्यायी कानून को भंग करते थे। तो बच्चों, हम देखेंगे कि 30 अप्रैल 1908 के दिन न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को जान से मारने के लिए खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी ने न्यायाधीश की घोड़ा गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में बैठे हुए वकील कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई। न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बच गए थे। तो बच्चों, खुदीराम बोस की आप 5.4 में तस्वीर देख सकते हो। उसने 30 अप्रैल 1908 के दिन न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की जान से मारने के लिए खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी ने न्यायाधीश को घोड़ा गाड़ी पर बम फेंका था।
और गाड़ी में कौन कौन बैठे हुए थे? वकील की पत्नी कैनेडी और उसकी पत्नी बैठी हुई थी। तो बम फेंकने से क्या होता है? ये दोनों कोई मृत्यु हो गई और न्यायाधीश किंगफोर्ड बच जाता है। प्रफुल्ल चाकी को अब पुलिस ने घेर लिया, तब इन्होंने रिवॉल्वर से आत्महत्या कर ली थी। खुदीराम को फांसी दे दी गई। यानी कि इतना जानिए में बच्चे, प्रफुल्ल चाकी को जब पुलिस ने घेर लिया तब इन्होंने अपनी रिवॉल्वर से ही आत्महत्या कर ली थी। खुदीराम को फांसी दे दी गई थी। तो बच्चों हम देखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल्ला। तो 5.5 में आप तस्वीर देख सकते हो राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने। राम प्रसाद बिस्मिल्ला का जन्म ईस्वी सन 1897 में उत्तर प्रदेश राज्य के शाहजहांपुर में हुआ था। देश में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तब विदेशी कपड़े की होली जलाने की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली थी। काकोरी ट्रेन लूटने के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्हें फांसी की सजा हुई थी। तो बच्चों राम प्रसाद बिस्मिल्ला का जन्म कब हुआ था? इसी सन 1857 में उत्तर प्रदेश राज्य के शाहजहांपुर में हुआ था। तो आप लाइन कर सकते हो। देश में असहयोग आंदोलन की शुरू हुआ तब विदेशी कपड़े की होली जलाने की जिम्मेदारी किसने उठाई थी? राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने। काकोरी ट्रेन लूटने के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि काकोरी ट्रेन लूटने का कार्य सफलतापूर्वक कार्य पूरा करने का महत्व किसे जाता है? राम प्रसाद बिस्मिल्ला को। इसीलिए इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। बिस्मिल्ला द्वारा लिखा गया साहित्य जब प्रकाशित हुआ तब उसके द्वारा लिखी गई कविताओं ने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो 5.5 में राम प्रसाद बिस्मिल्ला की तस्वीर देख सकते हो। दर सो दीवार से इमरत उपेक्षा से नजर कराते हैं। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दर सो दीवार से हसरत यानी कि अपेक्षा से नजर करते हैं। खुश रहो अहले उतर रहो, हम तो सफ़र करते हैं। ये पंक्ति किसने लिखी है? बिस्मिल्ला ने लिखी है। तो बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे अशफाक उल्लाह खां। 5.6 की आप तस्वीर देख सकते हो। अशफाक उल्लाह खां की तस्वीर दी गई है। अशफाक उल्लाह खां ने हिंदू मुस्लिम एकता का अनोखा उदाहरण पूरा किया था। राम प्रसाद बिस्मिल्ला के साथ मिलकर उनकी बचपन से ही दोस्ती थी। ये खेल कूद के खूब शौकीन थे। घुड़सवारी और बंदूक चलाने में काफ़ी निपुण थे। शाहजहांपुर में आर्य समाज के मंदिर पर हुए हमले को इन्होंने रोका था। काकोरी ट्रेन लूट योजना में इन्होंने भाग लिया था। इन्हें जेल में फांसी दे दी गई थी। तो बच्चों अशफाक उल्लाह खां ने हिंदू मुस्लिम एकता का अनोखा उदाहरण दिया था, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्लाह क्या थे? बचपन से ही दोस्त थे, यानी कि मित्र थे। वे खेल कूद में खूब शौकीन थे। घुड़सवारी और बंदूक चलाने में काफ़ी निपुण थे दोनों। शाहजहांपुर में आर्य समाज के मंदिर पर हमला जब हुआ था तब उन्होंने रोका था और काकोरी ट्रेन लूट योजना में इन्होंने भाग लिया था और इन्हें जेल में फांसी दे दी गई थी। तो बच्चों अशफाक उल्लाह खां ने लिखी हुई ये 2 पंक्तियाँ हैं वो हम पढ़ेंगे। कुछ आरजू नहीं है आरजू तो वह, रख दे कोई अंग सी खाके उन कफन में। तो बच्चों हम देखेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद। तो बच्चों आप देख सकते हैं 5.7 में चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर। चंद्रशेखर आज़ाद का मूल नाम क्या था? चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। तो बच्चों ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद का मूल नाम कौन सा है? तो चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 के दिन मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक गांव में हुआ
था। तो बच्चों ये वाला प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब कहाँ हुआ था। तो 23 जुलाई 1906 के दिन मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक गांव में हुआ था। तो बच्चों ये लाइन कर लेना। इनको प्रारंभिक शिक्षा काशी में हुई, यानी कि उन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी, तो काशी में। ये बचपन से ही देशभक्ति के रंग में रंगे हुए थे, यानी कि वो बचपन से ही देशभक्ति के रंग में रंग चुके थे। असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर ने भाग लिया था, यानी कि बच्चों असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर ने क्या लिया था, हिस्सा लिया था। तो बच्चों ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है, आप लाइन कर सकते हो। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेज पुलिस के हाथों में पकड़े गए। तब इनकी उम्र बहुत ही कम थी, यानी कि जब वो चंद्रशेखर आजाद अंग्रेज पुलिस के हाथ में पकड़े गए तब उनकी उम्र कितनी थी, बहुत कम, यानी कि छोटी थी। इनके हाथों में हथकड़ी भी बेड़ी पड़ी हुई थी, यानी कि इनके जो हाथों में क्या पहनाई गई थी, बेड़ी पड़ी हुई थी। अदालत में इनसे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, यानी कि अदालत में ले जाते हैं और वहीं पे उसे सुभाष चंद्र बोस को प्रश्न पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तब उन्होंने कहा मेरा नाम क्या है, आजाद। पिताजी का नाम क्या बताया, स्वाधीन था। और अपना घर पूछा तो क्या बताया, जेल खाना। तो बच्चों बहुत छोटा है लेकिन उसने उत्तर कैसे दिए, बहुत अच्छे दिए। तब उन्होंने क्या बताया था, नाम अपना आजाद बताया था, पिता का नाम स्वाधीनता बताया था, और घर कहाँ पर पूछा तो जेल खाना बताया। उसके बाद उन्हें आजाद के रूप में पहचाना गया था। तो बच्चों हम देखेंगे आगे। काकोरी ट्रेन लूटने की घटना में इन्होंने भाग लिया था। देश में से 40 क्रांतिकारी पकड़े गए थे, आजाद भाग गए थे। इन्हों पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की गई। आजाद ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जीते जी अंग्रेज सरकार के द्वारा गिरफ्तार नहीं होऊंगा। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने काकोरी ट्रेन लूटने की घटना में भाग लिया था और देश में से कितने 40 क्रांतिकारी पकड़ गए थे। इनमें से आज़ाद हिंद फौज भी थे। तो आज़ाद हिंद फौज क्या कर रहे थे, भाग गए थे। इन्हें पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की गई, लेकिन आज़ाद ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जीते जी अंग्रेज सरकार के हाथ में गिरफ्तार नहीं होऊंगा। इसी सन 1931 के 27 फरवरी के दिन आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड बाग में बैठे हुए थे। तो बच्चों ये वाला आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसी सन 1931 के 27 फरवरी के दिन आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड बाग में बैठे हुए थे। तब अचानक यानी कि एकदम से अंग्रेज पुलिस ने क्या किया था, घेर लिया था। आज़ाद अकेले ही आधे घंटे तक पुलिस टुकड़ी के साथ संघर्ष करते रहे, यानी कि आज़ाद को जब पुलिस ने पकड़ लिया था तब वो अपने आप को बचाने के लिए आधे घंटे तक पुलिस के साथ संघर्ष करते रहे और अंत में अपने ही पिस्तौल से शहीद हो गए। और अंत में यानी कि आखिर में वो खुद अपने ही पिस्तौल से शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद से अंग्रेज पुलिस इतनी भयभीत थी कि 2-3 गोली चलाकर विश्वास करने के बाद चंद्रशेखर आजाद के पास गई, यानी कि चंद्रशेखर आजाद के अंग्रेज सरकार पुलिस इतनी भयभीत थी कि 2-3 गोली चलाकर खुद विश्वास कर लेते हैं। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद के पास गए थे। तो बच्चों हम इतना जानिए में 9 अगस्त 1925 के दिन सरकारी खजाना रेलवे द्वारा सोरानपुर से लखनऊ जा रहा था। तब क्रांतिकारी के द्वारा काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर उसे लूट लिया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी प्रवृत्ति और हथियार के लिए धन प्राप्त करना था। तो बच्चों हम आगे देखेंगे। तो भगत सिंह 5.8 की आप तस्वीर देख सकते हो। वीर भगत सिंह की यहाँ पर तस्वीर दी गई है। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पंजाब में
लावलपुर जिले के बंगा गांव में 28 सितंबर 1907 के दिन हुआ था। तो बच्चों ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था और कौन से गांव में हुआ था? लावलपुर जिले के बंगा गांव में 28 सितंबर 1907 के दिन हुआ था। तो बच्चों लाइन कर सकते हो। असहयोग आंदोलन के समय वे विदेशी कपड़े की होली करने के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। यानी कि असहयोग आंदोलन के समय वे विदेशी कपड़े की होली करके कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। लाहौर नेशनल कॉलेज में पढ़ने गए तब सुखदेव, भगत सिंह चरण और यशपाल से उनके परिचित हुआ। यानी कि वो पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? लाहौर में नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की थी। तब कौन कौन से मित्र मिले थे, फ्रेंड मिले थे? सुखदेव, भगवती चरण और यशपाल से उनका परिचय में आए थे। उनके क्रांतिकारी विचारों का समर्थन प्राप्त हुआ। 1928 में 8 अप्रैल को भगत सिंह को बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था। तो बच्चों ये वाला भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि असेंबली में किसने और कब बम फेंका था? तो 1928 में 8 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था। बम फेंकने का उनका उद्देश्य भरी हो गई अंग्रेज सरकार को जगाने का था। यानी कि बम फेंकने का आदेश कौन सा था, उनके पीछे का उद्देश्य कौन सा था, ये वाला आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बच्चों उसके पीछे का उद्देश्य कौन सा था? बम फेंकने का उद्देश्य मात्र इतने ही थे कि जो बहरी यानी कि जो सरकार सुन नहीं रही है वही अंग्रेज सरकार को जगाने का था। यदि वे चाहते तो बम फेंक कर भाग सकते थे, क्योंकि यदि वो चाहते तो बम फेंककर भाग भी सकते थे, परंतु उसी स्थान पर खड़े रहकर नारे लगाने लगे। यानी कि वहीं खड़े होकर ही नारे लगाने लगे। तो बच्चों ये कौन कौन से नारे हैं ये देखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्य का नाश हो, दुनिया के मजदूरों एक है। तो बच्चों ये 3 भगत सिंह ने मंत्र वहीं पे खड़े रहकर उच्चारे थे। तो इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो और दुनिया के मजदूरों एक हो। तो क्रांतिकारी का संदेश देने वाली पत्रिकाएं फेंककर, हवा में गोली चलाकर शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कर दिया। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए अंग्रेज सरकारी सैंडर्स की हत्या के केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के ऊपर केस चलाया गया। केस के निर्णय में तीनों मित्रों को फांसी की सजा हुई। 23 मार्च 1931 के दिन इन्हें फांसी दे दी गई। तो बच्चों क्रांतिकारी का संदेश देने वाली पत्रिकाएं फेंककर, हवा में गोली चलाकर शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कर दिया। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या के केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ऊपर केस चलाया गया और केस के निर्णय में तीनों मित्रों को एक साथ में क्या दी जाती है? फांसी दी जाती है। 23 मार्च 1931 के दिन इन्हें फांसी दे दी गई। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उक्त प्रीत, पैरों मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। यानी कि दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन को उल्फत प्रीत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ये वतन आएगी। ये पंक्ति किसने लिखी है? भगत सिंह ने लिखी है। बच्चों हम आगे देखेंगे कि श्यामजी कृष्ण वर्मा 5.9 में श्यामजी कृष्ण वर्मा की आप तस्वीर देख सकते हो। विदेशों में क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को शुरुआत करने वाली श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म इसी सन 1857 को 4 अक्टूबर को कच्छ के मांडवी गांव में हुआ था। तो बच्चों ये वाला भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विदेशों में क्रांतिकारी की प्रवृत्ति की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। और इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो उसका जन्म इसी सन 1857 के 4 अक्टूबर को कच्छ के मांडवी गांव में हुआ
था। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्नातक हुए, यानी कि उसने पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्नातक हुए थे। इन्होंने भारत में स्वराज्य प्राप्त करने के उद्देश्य से लंदन में 1905 की 18 फरवरी को इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो बच्चों, ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है कि लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो लंदन में 1905 की 18 फरवरी को इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी और संस्था का कार्यालय इंडिया हाउस के नाम का मकान रखा गया था। इन संस्था के प्रचार के लिए इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम पर पत्रिकाएं शुरू की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारी प्रवृत्ति चलाने में विनायक सावरकर, हरदयाल, मदनलाल ढींगरा, सरदार सिंह राणा तथा मैडम कामा जैसे क्रांतिकारियों का साथ प्राप्त हुआ था। यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारी प्रवृत्तियों चलाने के लिए कौन कौन से नेताओं ने हिस्से लिए थे? तो कौन से आएंगे? विनायक सावरकर, हरदयाल, मदनलाल ढींगरा, सरदार सिंह राणा तथा मैडम कामा जैसे क्रांतिकारियों का प्राप्त हुआ था। इन्होंने भारतीयों के लिए शिष्यवृत्ति की व्यवस्था की। इसी सन 1909 में लंदन में ट्राफालगर स्क्वेयर के पास भरे बाजार में मदनलाल ढींगरा ने विलियम वाइली की गोली से भून डाला और उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण ढींगरा को फांसी दी गई। लंदन में रहना सुरक्षित न लगने के कारण श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस चले गए। थोड़े समय के बाद पेरिस से स्विट्जरलैंड गए। इसी सन 1930 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी भानुमति की मृत्यु इसी सन 1933 में हुई थी। तो बच्चों, हम यहाँ पे देखेंगे इसी सन 1909 में लंदन में ट्राफालगर स्क्वेयर के पास भरे बाजार में मदनलाल ढींगरा ने विलियम वाइली को गोली से भून डाला और उनकी हत्या कर दी, जिसके कारण ढींगरा को फांसी दी गई थी। और लंदन में रहना सुरक्षित न लगने के कारण श्यामजी कृष्ण वर्मा कहाँ चले गए थे? पेरिस। और थोड़े समय के बाद पेरिस से कहाँ गए थे? स्विट्जरलैंड। ईस्वी सन 1930 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसकी पत्नी का नाम क्या था? भानुमति। और भानुमति की मृत्यु इसी सन 1933 में हुई थी। तो बच्चों, इतना जानिए में हम देखेंगे कि महान देशभक्त श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनकी पत्नी भानुमति की अस्थियां 4 सितंबर 2003 के दिन भारत में लाकर उनके गांव मांडवी कच्छ में बड़े सम्मानपूर्वक स्थापित किया गया। उनकी अस्थियों की गुजरात में वीरांजलि यात्रा निकाली गई थी। यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा और उसकी पत्नी दोनों की जो अस्थियां थी वो 4 सितंबर 2003 के दिन भारत में लाकर उनके गांव, यानी कि वो कहाँ के रहने वाले थे? मांडवी कहाँ पर आया हुआ है? कच्छ में। तो दोनों की जो अस्थियां थी वो बड़े सम्मानपूर्वक स्थापित किया गया था। उनकी अस्थियां की गुजरात में वीरांजलि यात्रा निकली थी। तो बच्चों, हम देखेंगे मैडम कामा। तो 5.10 में आप देख सकते हो मैडम धी काजी रुस्तम कामा। मैडम कामा का जन्म कब हुआ था? 24 अक्टूबर। कौन सी ईस्वी सन थी? तो इसी सन 1861 के दिन मुंबई में हुआ था। इसी सन 1902 से 1907 तक मैडम कामा इंग्लैंड में रही। इसी सन 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। मैडम कामा उससे सक्रिय कार्यकर्ता बन गई। वे 1907 में जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड शहर में आयोजित दूसरी अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद में उपस्थित रही थी। इन परिषद में इन्होंने वंदे मातरम मंत्र अंकित किए हुए भारत के तिरंगे झंडे को सबसे पहले साहसपूर्वक लहराया था। तो बच्चों, मैडम कामा का जन्म कहाँ और कब हुआ था? ये वाला प्रश्न पूछा है तो आप लिख सकते हो 24 अक्टूबर 1831 के दिन मुंबई में हुआ था। इसी सन 1902 के 1907 तक मैडम कामा कहाँ रहे थे? इंग्लैंड में। इसी सन 1905 में श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में
किसकी स्थापना की थी? तो इंडियन सोसाइटी होम रूल लीग की स्थापना की थी। मैडम कामा उसमें सक्रिय कार्यकर्ता बन गई। वे 1907 में जर्मनी में स्टुअर्टगार्ड शहर में आयोजित किया गया दूसरी अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद में उपस्थित रहे थे। इन परिषद में इन्होंने वंदे मातरम मंत्र अंकित किए हुए भारत के तिरंगे झंडे को सबसे पहले समूह पूर्वक लहराया था। तो ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम मंत्र अंकित किया हुआ भारत का तिरंगा सबसे पहले किसने फहराया था? तो कौन आएगा? मैडम कामा। तो इतना जानिए मैम। तो बच्चों, मैडम कामा द्वारा लहराई गए ध्वज में दिखाए गए 8 कमल तात्कालिक क्या है? 8 प्रांत है। जैसे सूर्य और चंद्र के प्रतीक को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में बताया गया है। तो बच्चों, मैडम कामा द्वारा जो झंडा लहराया गया था वो ध्वज में दिखाई गए कि 8 कमल तात्कालिक 8 प्रांत कहलाया गया था, जिसमें सूर्य और चंद्र के प्रतीक को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में बताया गया था। तो बच्चों, हमारा चैप्टर यहाँ पे पूर्ण होता है। तो आपको स्वाध्याय प्रश्नों एक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 1 से 6 दिए गए हैं। प्रश्न 2 मुझे पहचानिए 1 से 5 दिए गए और प्रश्न 3 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 1 से 4 दिए गए हैं। तो सामाजिक विज्ञान की कॉपी में आपको स्वाध्याय लिखना है और 1 से 4 प्रश्न आपको एग्जाम के लिए याद करने हैं। थैंक यू।